जब हम 21वीं सेंचुरी के मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी, डिजिटल रिवोल्यूशन, नए स्टार्टअप्स और एक ऐसी कंट्री जो सुपर पावर बनने की राह पर है। Now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy in the world. It is now worth more than $4 trillion. Japan has... लेकिन इसी चमकते हुए इंडिया के पीछे एक ऐसी अंधेरी रियलिटी भी एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में हम ओपनली बात करने से भी डरते हैं। मुंबई का कमाटीपुरा, दिल्ली का जीबी रोड और कोलकाता का सोनागासी, जो पूरे एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया माने जाते हैं। इस जगह कोई सीक्रेट नहीं है, ये हमारी मेजर मेट्रो सिटीज के 20 सदियों से लीगल और इलीगल तरीके से एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी ये सिस्टम अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि ये जगह एग्जिस्ट क्यों करती है, रियल क्वेश्चन ये है कि कोई औरत, कोई लड़की इस दलदल तक पहुंची कैसे? क्या सही में ये उनका एक कॉन्शियस चॉइस होता है, या फिर हमारे देश की गरीबी उनके कंसेंट को इतना कमज़ोर बना देती है कि उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचता? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे बिलियंस ऑफ डॉलर सिस्टम से आखिर रियल प्रॉफिट कौन कमा रहा है? क्योंकि अगर आप सरफेस पे देखोगे तो ये आपको सिर्फ सेक्स वर्क लगेगा, लेकिन थोड़ा डीप जाने पर आपको समझ आएगा कि इसके पीछे ह्यूमन ट्रैफिक, एक्सट्रीम वायलेंस और हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर छुपा है। और इससे भी बड़ी है हमारे सोसाइटी की हिपोक्रेसी, जो दिन के उजाले में तो इन्हें पब्लिकली जज करती है, लेकिन रात के अंधेरे में कस्टमर बनकर उन्हीं गलियों में पहुंचती है। आज के इस वीडियो में हम पूरे डार्क नेटवर्क को बिना किसी फिल्टर के फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ रिकॉर्ड करेंगे। ये जानते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में। जब भी हम सोसाइटी में सेक्स वर्क या प्रोस्टिट्यूशन की बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि ये मॉडर्न जमाने की या वेस्टर्न कल्चर की पैदाइश है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। ये सिस्टम आज का नहीं है, ये हजारों साल पुराना है, इतना पुराना जितनी खुद हमारी इंसानी सिविलाइजेशन। हिस्टोरियंस के मुताबिक एशियंट मेसोपोटामिया और इजिप्ट जैसी पुरानी सिविलाइजेशन में भी प्रोस्टिट्यूशन अलग अलग रूप में एग्जिस्ट करती थी। कहीं इससे रिलीजन का नाम दिया गया, कहीं एंटरटेनमेंट का, तो कहीं ये सिर्फ सर्वाइवल का आखिरी रास्ता था। एशियंट ग्रीस में तो इससे पूरी तरह से स्टेट रेगुलेट करता था, यानी सरकारी टैक्स भी लिया जाता था। यहाँ से एक बेसिक इकोनॉमी रूल समझ में आता है, जहाँ किसी चीज की डिमांड होती है वहाँ धीरे धीरे एक मार्केट अपने आप खड़ा हो जाता है। अगर हम इंडिया की हिस्ट्री उठाकर देखें तो इसका एक बड़ा ही सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल मिलता है, देवदासी सिस्टम। शुरुआत में ये एक रिलीजियस ट्रेडिशन था, जहाँ छोटी लड़कियों को टेम्पल्स के लिए डेडिकेट किया जाता था। उनका काम भगवान की सेवा, नृत्य और संगीत करना होता था। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे पावर डायनेमिक्स बदले, कई जगहों पर इस पवित्र परंपरा का चेहरा बदल गया। मंदिर के पुजारी, लोकल लैंडलॉर्ड्स और अमीर वर्ग इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने लगे। एक्सट्रीम पॉवर्टी के चलते कई बेबस परिवार अपनी बेटियों को इस सिस्टम के हवाले करने लगे और धीरे धीरे आस्था और शोषण के बीच की लाइन बिल्कुल ब्लर हो गई। इसके बाद आता है मुगल एरा, जहाँ त्वाइफ और कोठा कल्चर का दौर शुरू हुआ। हमारी बॉलीवुड मूवीज और पॉप कल्चर ने इस दुनिया को हमेशा बहुत ग्लैमरस दिखाया है, बड़े बड़े झुमके, शायरी और शाही नज़ारे। ये सही है कि कई ट्वाइफ्स बहुत एजुकेटेड और आर्ट्स में ट्रेंड होती थी, लेकिन इस ग्लैमर्स के पीछे की रियलिटी को छुपा दिया गया। हकीकत ये थी कि वहाँ भी पावर का एक गंदा खेल था, जहाँ आखिरकार औरतों के जिस्म और उनकी आज़ादी पर कंट्रोल किसी और का होता था। लेकिन इस पूरे सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बनाने का काम किया ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड ने। अंग्रेजों ने अपनी आर्मी के लिए बेकायदा रूल्स बनाए, आर्मी कैंप्स के पास कोठे डेवलप किए और सेक्स वर्क को ऑफिशियली कंट्रोल करना शुरू किया। यहाँ से इंसानी जिस्म देश की इकोनॉमी और ट्रेड का हिस्सा बन गए। आज वक्त बदल चुका है, सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन हजारों साल बाद भी एक चीज नहीं बदली। जो औरत सबसे ज्यादा वनरेबल है, जो सबसे कमजोर हालात में है, वो आज भी इस सिस्टम का सबसे आसान टारगेट है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि हिस्ट्री क्या थी, सवाल ये है कि जो सिस्टम हजारों साल पहले चल रहा था, हमारी मॉडर्न सोसाइटी आज भी उसे खत्म क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि जब आप इस हिस्ट्री के पन्नों को पलटेंगे तो आपके सामने एक ऐसा चुभता हुआ सवाल आएगा जो इस पूरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डार्क रियलिटी है। आखिर कोई लड़की इस दलदल के अंदर एंटर कैसे करती है? जब भी सेक्स वर्क की बात होती है तो अक्सर एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि ये उनकी चॉइस है। यहाँ पे कोई शौक से आता है, कोई
पेट का लिया था। पर प्रॉब्लम ये है कि हर स्टोरी इतनी सिंपल नहीं होती। इंडिया में लाखों फैमिलीज आज भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रही है, जहाँ बेसिक एजुकेशन नहीं है, जॉब्स नहीं है और फाइनेंशियल सपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं है। जब रोज का खाना जुटाना एक स्ट्रगल बन जाए तो इंसान की सोच अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। काफ़ी औरतें बेटर जॉब्स के वादे पर सिटीज आती हैं, कोई डोमेस्टिक वर्क के लिए तो कोई फैक्ट्री में काम करने के लिए, लेकिन हर वादा सच नहीं होता। यहाँ से शुरू होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा नेटवर्क। UNODC और अलग अलग NGO रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग दुनिया के सबसे प्रॉफिटेबल इलीगल बिजनेसेस में से एक है और वनरेबल लड़कियां इनका सबसे आसान टारगेट होती है। कई केसेस में फेक जॉब, शादी के वादे या बेटर फ्यूचर का सपना दिखाकर लड़कियों को लाया जाता है। एक बार वो ट्रैप में फंस गई तो उनके डॉक्यूमेंट ले लिए जाते हैं, उन पर झूठा कर्जा चढ़ा दिया जाता है और धीरे धीरे उनकी आज़ादी पूरी तरह खत्म हो जाती है। कोलकाता का सोनागासी हो, दिल्ली का GB रोड या मुंबई का कमाटीपुरा, हर जगह की कहानी अलग हो सकती है लेकिन पैटर्न्स एकदम सिमिलर है। हम हमेशा सिर्फ सप्लाई की बात करते हैं लेकिन उस डिमांड की नहीं जो इस पूरे सिस्टम को फ्यूल करती है। आखिर रियल विक्टिम कौन है? वह सेक्स वर्कर, ट्रैफिकिंग माफिया या फिर पूरा सिस्टम फेलियर? इस इंडस्ट्री का सबसे पेनफुल पार्ट शायद एंट्री नहीं है, सबसे पेनफुल पार्ट है इसके बाद की लाइफ।